भाई साहब, झारखंड के दो एलिजिबल बैचलर हैं जिनके शादी के बारे में लोग अक्सर सवाल करते रहते हैं कि आखिर ये शादी कब करेंगे। और इनके घर वालों से ज़्यादा पूरे झारखंड ही नहीं, भारतवासी को भी चिंता है कि आखिर टाइगर जयराम महतो अपना ब्याह कब करेंगे, आखिर निशा भगत शादी कब करेगी। तो टाइगर जयराम महतो ने आखिर क्या जवाब दिया था, वो वीडियो तो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन निशा भगत के इंटरव्यू का एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जिसमें पत्रकार साफ तौर पर निशा भगत से शादी और शहनाई को लेकर चर्चा कर रहा है। और इस पर निशा भगत ने क्या जवाब दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और निशा भगत का ये बयान सुनिए। शादी कब करिएगा? तो कोई लड़का मेरे लिए ओरांव समुदाय का ढूंढ दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी भी सहर्ष आपकी अगुवाई में मेरी शादी करवाएंगे, और पूरी जनता देखेगी। आपने तो देखा है कि किस तरीके से मुझे डैमेज करने के लिए मेरे ऊपर अभी तक सपना होता है दीदी कि मेरा बेटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा जो सपना रहा है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो मैं उलगुलान करते आई हूँ, और आज तक मुझे लगता है कि इतना साल हो गया और शादी नहीं हुई, और कोई ऐसा मिल जाए जो कि मुझे स्वतंत्र रूप से ये अपने समाज के लिए काम करने का मौका दे, तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरा भी जीवन साथी हो और मैं भी अपने दुख सुख की बात रख सकूं। कौन नहीं चाहता है? कैसा लड़का चाहिए, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। जो समाज के प्रति अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए मुझे इजाजत दे दे, उसके साथ में मैं चाहूंगी कि अपने जल जंगल जमीन के साथ साथ में अपने समाज को, रूढ़िवादी परंपरा को मैं आगे प्रखरता से लेके जाऊं, ऐसे लड़का मुझे चाहिए। पूरी एल्बम की एक्ट्रेस है, अगर वो तैयार नहीं करेगी तो डीजे में कैसे बजेगा, और डीजे में नहीं बजेगा तो आपका धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो भाई पहले आपको बंद करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आदिवासी नेत्री निशा भगत जी मौजूद हैं। डीजे के लेकर काफी विवाद कर दिए हैं, पूरे झारखंड में भी तूफान मचा दिए हैं निशा भगत जी। डीजे के लेकर इरफान अंसारी को कभी टारगेट कर देते हैं, कभी किसको टारगेट कर दे रहे हैं। डीजे के लेकर काहे इतना विवादित कर दिए निशा जी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय चलाए। डीजे के लेकर पूरा विवाद कर दिए हैं, क्या डीजे में क्या रखा हुआ है? देखिए, इस विधानसभा में हमने जनता के द्वारा जनता के लिए चुन करके जनता के विकास के कार्यों के लिए हमने नेता, मंत्री, विधायकों को हमने सदन में बैठाया है, विधानसभा में। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे जहाँ तक लगता है, नेताओं को सदन में जो विकास के कार्य हैं उन पे बात करनी चाहिए, उस पे चर्चा करनी चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति करनी चाहिए। अगर धर्म की राजनीति करनी है तो उनको पार्टी कार्यालय में करनी चाहिए, या तो फिर सभी धार्मिक संगठनों के अपने अपने संगठन बने हुए हैं तो उस बैनर पे उनको चर्चा करनी चाहिए कि डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, विरोध करना है कि नहीं करना है। इस भारत देश में सभी को स्वतंत्र है कि अपने धर्म की, आस्था की रक्षा करने की। अगर डीजे की वजह से अगर पूरे देश में बवंडर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ध्वनि प्रदूषण से एक दिन के लिए, फिर 2 दिन की बात नहीं है। ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है तो पूर्णतः पूरी तरीके से पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में बैंड होना चाहिए। डीजे की बात हो रही है तो मैं इसलिए बोली कि अजान और चुंगा बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अन्य धर्म के लोगों को तो परेशानियां होती हैं। आप देखिए कि अभी रोजे का समय चल रहा है, लगातार अब देखिएगा आधी रात में जब रोजे के लिए, इफ्तारी के लिए लोग उठते हैं, तब अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद 5 बार इन लोगों का नमाज के समय में इन लोगों का रोजा होता है। उसके बाद कोई मर जाता है तो उसमें ये लोग चोंगा में बताता है। तो हमारे समुदाय में भी और कई एक समुदाय हैं जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उनका, जैसे कि मंदिर में भी सुबह में बजता है कीर्तन भजन, या तो फिर आप कहिए कि किसी अन्य समुदाय के यहाँ पे बजता है, या तो शादी ब्याह में बचता है। तो पेशेंट तो सभी जगह होते हैं, तो एक निर्णय सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक के लिए। अगर बचता है तो सब बजाओ, नहीं बचता है तो कोई नहीं बजाना चाहिए। और रही बात कि यहाँ के विधायक और नेता मंत्रियों का बहस का मुद्दा सिर्फ विकास होना चाहिए। यहाँ आदिवासी मूल वासियों का जगह है, और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में अगर स्वास्थ्य मंत्री जी जैसे अगर धर्म को लेकर के, चाहे डीजे को लेकर के जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और अपने आप को सुर्खियों में लगातार रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, जिससे
स्थिति से वो बोलते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो स्वतः पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। लगातार अखबारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों को चारपाई में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ले जाया जाता है स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र तक। उसके बाद में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो जच्चा बच्चा मर जा रहा है, तो या तो फिर कोई ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो आते आते बिना मेडिसिन के मर जाते हैं। आप देखिएगा कि हॉस्पिटल अगर पहुंच गई है जच्चा बच्चा के मतलब मरीज जो पहुंच गए हैं, तो वो हॉस्पिटल में अगर बेड नहीं मिल रहा है या तो फिर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर में भी डिलीवरी हो जा रही है। अगर कोई बच्चा मर जा रहा है या फिर कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उनको एम्बुलेंस नसीब नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में तो स्वतः ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, इरफान अंसारी जी को दे देना चाहिए, तुरंत अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाला है। ये सबसे ज्यादा करप्ट आदिवासी बेल्ट से जीत करके आने वाला, आदिवासियों का शोषण करने वाला ये विधायक मंत्री अपने आप को सोचते हैं कि हम क्लीन चिट हैं, तो लगातार आदिवासियों को छलने वाला कांग्रेस पार्टी है। इसको पता क्यों नहीं है? आदिवासी हितैषी है बोलते हैं। वो आदिवासी हितैषी होते तो 10 लाख रुपए का साड़ी जो खरीदने गए थे, तो एक तो 10-10 लाख रुपए का साड़ी खरीदने के लिए तो उस समय में नजरबंद, गोलबंद कर दिया गया था झारखंड सरकार और बंगाल सरकार की तरफ से, और बंगाल में उनको कैद कर लिया गया था जब तक कि वो अपने जो लगे हुए आरोपों को सिद्ध ना कर दे। कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो कि बीजेपी में जाने की आशंका उनकी जताई जा रही थी, और अपने ही पार्टी के लोगों ने लगातार उनके प्रति रोष जाहिर किया था। और ऐसे में जो इंसान खुद की गिरबान में झांक करके देखे तो वो शर्मसार हो जाए, आईना देखे तो शर्मसार हो जाए। ऐसी अवस्था में ऐसे जो व्यक्तित्व के लोग हैं इनको दूसरों का टांग नहीं खींचना चाहिए। अपना अगर गिरबान खुद ही दागदार हो तो बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। अच्छा, मतलब रामनवमी में डीजे बजना चाहिए, आपका बोलने का उद्देश्य? देखिए, अगर सभी समुदाय का अगर बज रहा है, लोग अगर त्रस्त हैं, तो एक दिन अगर वो भी बज जाएगा तो क्या दिक्कत है? लोगों की आस्था का प्रतीक है। और अगर वहां पर किसी तरह का लगातार वहां गलत गतिविधि हो रही है, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? अगर प्रेम का अगर प्रदर्शन करना है तो अपने लोगों को कंट्रोल कीजिए ना। आप भी बताइए ना कि इनका त्योहार है, सम्मान कीजिए। रोजेदार लोग जो है कि रोजे के समय में इतना भड़काऊ चीज कहां से लेके आते हैं? क्यों आक्रोशित होते हैं? क्यों मारपीट होती है? अगर आपका सम्मान कर रहे हैं, अगर 2 बजे रात हो जाए, 5 बार नमाजी का बात हम लोग सुन पा रहे हैं, तो एक दिन आप क्यों नहीं सुन सक रहे हैं? एक दिन जय सिया राम क्यों नहीं सुन सक रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि सनातन का ये फेवर करी है, तो मैं इतिहास उठा करके देख लीजिए कि राम जी जब वनवास के लिए गए थे, जब वन की ओर रुख मोड़े थे, तो आदिवासी समुदाय की, भील समुदाय की मां सबरी ने उनको अभिनंदन किया था और जूठी बेर खाए थे भगवान राम जी। तो हमारे दिल में भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। और अगर वो हमारी आस्था को मानते हैं, अगर वो हमें सम्मान देते हैं, तो हम भी सम्मान देते हैं। लेकिन अगर हमें, हमारी संस्कृति को और हमारे लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और ज्ञान बांटने वाले लोगों को मैं सावधान करना चाहती हूं कि पहले आप सीधा होइए, उसके बाद में किसी दूसरे को ज्ञान बांटिए। आपके सहयोगी जो आपके साथ हम काम कर रही थी, वो तो बोल रहे हैं कि आपका विरोध कर रहे थे कि डीजे नहीं बजना चाहिए, क्योंकि हम लोग के आदिवासी समाज में डीजे का प्रचलन नहीं है। देखिए, उनकी अपनी सोच है और सबका अपना अपना जो स्टैंड है वो क्लियर अपना दिख रहा है। इसी वजह से वहाँ से मैंने निर्णय किया कि शायद मुझे यहाँ पे मत बोलिए कि वहाँ पे मत बोलिए। हमारा स्वतंत्र जो भारत है, इस भारत देश में सभी, आप देखे होंगे कि मैं गिरजाघर भी गई हूँ, मैं मंदिर भी गई हूँ, मैं मस्जिद के यहाँ पे भी गई हूँ जहाँ चादर चढ़ाया जाता है, या तो फिर गुरुद्वारा भी गई हूँ। मेरा आस्था मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भारत के उन सभी धर्मों का मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया है, लेकिन इस भारत देश में सभी धर्मों को एक समान देखिए, एक समान एक प्यार कीजिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म को छेड़ने की कोशिश मत करिए। अगर अनुच्छेद 25 ने अगर धर्म, किसी भी धर्म को मानने का और सम्मान देने का अधिकार दिया है, तो फिर अपने धर्म की रक्षा करने का भी अधिकार हमें दिया है। इसलिए लगातार मैं रूढ़िवादी परंपरा जो हमारे पुरखों के द्वारा स्वशासन व्यवस्था चली आ रही है, उसको मैं सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे ही समाज से निकले हुए धर्मांतरित मिशनरियों का। आपका सहयोगी एंजल लकड़ा जो हमेशा आपके साथ कार्य कर रही थी, वो आपका बोल रहे थे हम लोग के जो रूढ़िवादी समाज में डीजे का प्रचलन नहीं है, तो आप उसका बोल रहे हैं कि डीजे बजना चाहिए रामनवमी में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चूंकि आदिवासी स्वशासन को मानने वाले लोग जो है डीजे का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग अपने वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ढोल, नगाड़ा, मांदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वो लड़की बोल रही है
तो उसको खुद भी सोचना चाहिए कि वो नागपुरी एल्बम की एक्ट्रेस है, अगर वो तैयार नहीं करेगी तो डीजे में कैसे बजेगा, और डीजे में नहीं बजेगा तो आपका धंधा तो चौपट हो जाएगा। तो भाई पहले आपको बंद करना चाहिए। तो ये तो सरासर दकियानुशी बात है, जो कर कि अगर इस विकसित भारत में अगर सभी को अधिकार है, अगर हमारे समाज के लोग भी डीजे बजाते हैं तो डीजे किसका गाना बजाते हैं? उन्हीं लोग का गाना बजाते हैं, नागपुरियों का, जो नागपुरी एल्बम बनाते हैं, जो गाना भजन बनाते हैं, चाहे भी डांस का बनाते हैं। तो समय समय होता है कि भाई अपना बजाने का। तो ऐसा थोड़ी आप कर सकते हैं कि आप कुछ और दिखाइएगा, जिंदगी कुछ और जिएगा और समाज को गुमराह कीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर इस विकसित भारत में, अगर आप विकसित झारखंड में अगर सभी को अगर एक स्टेप आगे रहने का अधिकार है, तो हमारा भी एक स्टेप आगे है, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह ना किया जाए। हम जानते हैं कि हम ढोल नगाड़ा मांदर वाद्य यंत्र के साथ देखिएगा बिसरूर में एकदम खूब सुंदर से लोग निकलेंगे, और हमारे लोग, हमारे पुरखा के लोग जो रीति रिवाज बना के गए हैं वो कभी नहीं टूटा है। लेकिन एक बाजे का जो अब चलन रहा है, वो नया जनरेशन के लोगों के द्वारा अपने धर्म की संस्कृति को लोगों के द्वारा जो प्रचलन हुई है कि प्रदर्शित करने का। हम लोग तो रोज प्रदर्शित थोड़ी करते हैं। हम लोग तो सरूल में, कर्मा में, ऐसे मतलब त्योहारों में, जो कर की एक गिने चुने त्योहार हैं हमारे, जो कि उसमें हमने यूज करते हैं। तो हमारे जो मांदर की आवाज भी अगर जा रही है ध्वनि के माध्यम से, तो मांदर की जो धुन है वो लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए डीजे का प्रयोग करते हैं लोग कि साउंड ज्यादा मिल सके इतनी क्राउड में। तो वो गलत भी नहीं है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज के समय में लोग जो है भूल जा रहे हैं। तो अगर वो स्टेटमेंट दे रही हैं कि अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर रामनवमी से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर अन्य धर्म के लोग जो बजा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो और अगर ऐसी ही अगर प्रॉब्लम है, अगर आप इतनी ही कट्टरता में है, तो फिर आप जो है संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के नाम पे नंगा नाच करना छोड़ दीजिए। तो यही तो विचारधारा की मेल थी, जो कर की धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चलेगी कि किस तरीके के विचारधारा के लोग कौन है। मेरा शुरू से रहा है कि अपने समाज के साथ साथ पूरे झारखंड का कायाकल्प करना, चूंकि विकास चाहिए हमें। 25 साल हो गए, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, जेएमएम ने, महागठबंधन की सरकार ने, जेलकेम ने प्रयास किया, लेकिन आप देखिए कि जेलकेम में भी वही नीति दिख रही है कि वो भी अपने जात जात पे आ रही है। अब आजसू की देख लीजिए, आजसू भी जात जात पे है। तो क्या हम अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए क्या स्वतंत्र नहीं है? ये प्रश्न चिन्ह बनता है कि लोग जो कह रहे हैं कि ये आज के कल की आई हुई लड़की, मैंने आपको बुलाया क्या? लोगों की ईर्ष्या इतनी है कि मीडिया क्यों वहां चली जाती है। तो भाई जो सत्य की बात कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, जो उलगुलान कर रहा है, तो उसके पास अगर पोटेंशियल है तो वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, जलिए मत, बराबरी करिए, और इतना ही कहेंगे। निशा, सवाल है कि आप अभी किस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि आप सारना समिति के केंद्रीय महिला समिति जो अध्यक्ष थे आप, उसमें भी आप रिजाइन दे दिए, जेलकेम से भी रिजाइन दे दिए। तो क्या अकेले आप पार्टी बनाना चाह रहे हैं कि दूसरे पार्टी में जाएंगे? लोग कैश लगा रहे हैं कि बीजेपी में जाने की उम्मीद लगा रहे हैं आपको? देखिए, जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं, जैसे धर्मांतरित ईसाई, जो मिशनरियों के मिशन को चलाने वाले, जो गिरजाघर के दलाल, जो स्वशासन व्यवस्था को छोड़कर, रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके, जो लोग हमारी संस्कृति परंपरा से कट चुके हैं, जो पेड़ को, पौधे को, इस धरती को, इस आकाश को, वायु को जो नहीं पूजते हैं, वो हमारे विपक्ष में लगातार कह रहे हैं कि निशा भगत आरएसएस की दलाल है या बीजेपी में चली जाएगी। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि निशा भगत ना आरएसएस में जाएगी ना बीजेपी में जाएगी, क्योंकि बीजेपी में तो ऑलरेडी आप देखिएगा पूर्व मुख्यमंत्री लोग वहां पे विराजमान है, बड़े बड़े दिग्गज आदिवासी नेता हैं, उसके बावजूद बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब मैं वहां जाकर के क्या अपना मटियामेट करना चाहूं, अपने समाज को क्या गोलबंद कर दूं? कतई नहीं हो सकता। ये हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी कतई नहीं जा रही हूँ, चाहे मुझे मेरे समाज के लिए नया उलगुलान करने की आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन मैं बीजेपी नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक्स मिनिस्टर वही है। मैं 25 सालों का कार्यकाल का ब्यौरा मांग रही हूँ। तो बीजेपी ने अगर 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया, उसके बाद तो और ज्यादा धर्मांतरण यहाँ पे हुआ है। अब दूसरी बात रही कि हमारा सरना कोड नहीं मिला, और तीसरी बात रही कि हमारा जो डिलिस्टिंग का मांग रहा है, वो केंद्र में सरकार है, तो केंद्र की सरकार को डिलिस्टिंग तो तुरंत कर देना चाहिए। तो डिलिस्टिंग ना करके ये लोग जो है लगातार जो है हमें छलने का काम कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी में तो कतई नहीं जा सकती। एक्स मिनिस्टर आदरणीय चंपई सोरेन जी, एक्स मिनिस्टर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, एक्स मिनिस्टर आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज होने के बावजूद वो बीजेपी में वो सरवाइव कर रहे हैं किसी तरह से, और हमारे समाज को छलने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये होने नहीं दूंगी, और मैं जाऊंगी भी नहीं, और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये मेरा
अंतिम निर्णय है। कोई पार्टी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल निशा नहीं। भगत अपना पार्टी बनाएंगे? ये बात की बात है, ये कह नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं इतनी सक्षम भी नहीं हूँ कि मैं पार्टी क्रिएट कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी बेटी, गरीब गुरबा बेटी, जो कि संघर्षों के दौर पर चल रही हूँ लगातार। देखिए, झंडा प्रकरण से लेकर के 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मेरा सारा जो कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, मेरा जो व्यवसाय का साधन था, सारा चीज मैंने स्टॉप कर दिया। आप देखिएगा कि लगातार जान से मारने की धमकी, कई तरह का। जान से मारने की धमकी मिला आपको? तो इससे पहले भी आपने लिया है इंटरव्यू, आपने उठा के देख लीजिए, मुझे लगता है 6-7 महीने पहले ही लिया है। तो ऐसा प्रकरण लगातार रहा है, लेकिन मौके का तलाश में ये लोग रहे हैं, तो खुद को भी बचाना अपना कर्तव्य है। और साथ ही साथ समाज जानता है कि दीदी को कैसे संरक्षित रखना है, तो मैं समाज के हिसाब से ही चली हूँ अभी तक और चलूंगी, और लगातार मेरा उलगुलान जो है जारी रहेगा। निशा दी, एक लास्ट सवाल रहेगा, शादी का सीजन चल रहा है, आप शादी कब करिएगा? तो कोई लड़का मेरे लिए उरांव समुदाय का ढूंढ दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी भी सहर्ष आपकी अगुवाई में मेरी शादी करवाएंगे, और पूरी जनता देखेगी। आपने तो देखा है कि किस तरीके से मुझे डैमेज करने के लिए मेरे पर तो एक सपना होता है दीदी कि मेरा बेटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा जो सपना रहा है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो मैं उलगुलान करते आई हूँ, और आज तक मुझे लगता है कि इतना साल हो गया और शादी नहीं हुई, और कोई ऐसा मिल जाए जो कि मुझे स्वतंत्र रूप से ये अपने समाज के लिए काम करने का मौका दे, तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरा भी जीवन साथी हो और मैं भी अपने दुख सुख की बात रख सकूं। कौन नहीं चाहता है? कैसा लड़का चाहिए, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। जो समाज के प्रति अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए मुझे इजाजत दे दे, उसके साथ में मैं चाहूंगी कि अपने जल जंगल जमीन के साथ साथ में अपने समाज को, रूढ़िवादी परंपरा को मैं आगे प्रखरता से लेके जाऊं, ऐसे लड़का मुझे चाहिए। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का लगातार धन्यवाद मैं करना चाहूंगी कि एक कुर्मी समुदाय के होने के बावजूद एक आदिवासी बेटी को लगातार आप लोगों ने एक उत्साह के साथ में या उलगुलान को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते रहे हैं। देखिए, हम लोगों के बीच नोकझोंक होते रहेंगे, कुछ लोगों की वजह से लगातार समुदाय के बीच में जो टकरार हो रहा है वो तो बॉन्स कभी कभी जाते रहेगा, लेकिन हम भी एक साथ में मेल प्रेम से रहे हैं। पता नहीं कब ये मेल प्रेम से वापस से पुनः सब लोग एक हो पाएंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन चंद राजनीति के स्वार्थ की लालसा वाले लोगों की वजह से पूरा झारखंड आज युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। और यहाँ के माननीय जो मंत्री लोग हैं, यहाँ पर इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। जो झारखंड राज्य नहीं बचा पा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने की आस में हम अपना जो पैसा बोलिएगा वो व्यर्थ डाल रहे हैं। पता नहीं वो हमारा पैसा है ना वो उनका निजी पैसा है, क्योंकि आदिवासी तो इतना सक्षम नहीं रहे थे, और लगातार झारखंड की लूट में भी वो आप देखिएगा कि वो जेल जा चुके हैं, और कभी बीजेपी के साथ साठगांठ करके वो मामला को दबा देते हैं। तो सबका मनसा दिख रहा है, और झारखंड देख रही है कि लगातार हमें छलने का काम किया है। ये निर्लज टाइप के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जो अपनी निर्लजता पार कर चुके हैं झारखंड को ठगने में, छलने में, आदिवासी अस्मिता को कुचलने में, तो इसको भी जवाब देने का काम आने वाला चुनाव में हमारा आदिवासी समुदाय करेगा। दीदी, एक सवाल रहेगा, पत्रकार का कोई जाति नहीं होता है। इसमें मैं भली भांति समझती हूँ, क्योंकि मैंने भी पत्रकारिता की है, और मैं पत्रकार होने के नाते मैं किसी भी समुदाय को उतना ही रेस्पेक्ट दी और आज भी देती हूँ। आप ऐसा होता तो आप कोरोना काल में देख लीजिएगा कि मैंने अपनी हर वो पूंजी को मैंने डाला जो कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मैंने सपोर्ट किया था। उस समय में लास्ट में ईद तक मैंने उनको सेवैयां तक बांटी, लेकिन यहाँ पे लोग अच्छाई काम को भूल जाते हैं। आप देखिएगा कि आदिवासी समुदाय खाने के लिए नहीं तरस रहा था। बहुत कम रेयर लोग हैं जो कि जिनको चावल मैं पहुंचाई हूं, लेकिन धर्मांतरित मिशनरियों को भी लगातार मैं अभी देखिएगा लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही अगर तुम में है कि अपना समाज को बचाने का, तो दूसरे धर्म के लोगों के घर को टूटते हुए क्यों नहीं तुम क्यों बचाने गई, क्यों तुमने उनका सहारा बनने की कोशिश की? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। मैं इंसानियत को भी समझती हूँ, और लगातार मैंने हर समुदाय के लिए कॉपरेट किया है, लेकिन अपना समुदाय को भी तो बचाना मेरा परम कर्तव्य है, और मैं वो बचाऊंगी, वो चाहे जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।